आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बाल विकास के अगले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101वां, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। दूसरा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। चौथा, विकास केवल विद्यालय में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब सभी में जो विकास होता है उसकी गतियाँ अलग होती है और विकास जो रहता है वो गर्भ से शुरू रहता है और मृत्यु तक चलता है। प्रश्न 102वां, विकास की दिशा समानता होती है। पहला, सिर से पैर की ओर। दूसरा, पैर से सिर की ओर। तीसरा, बाहर से अंदर की ओर। चौथा, अनियमित। तो विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। प्रश्न 103, विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक, पहला ऑप्शन, बिल्कुल समान गति से विकसित होता है। दूसरा, विकास अपनी गति रखता है। तीसरा, समान क्षमता वाला होता है। और चौथा, केवल वातावरण से प्रभावित। तो इसका जो राइट आंसर है, विकास अपनी गति रखता है, यानी कि सभी का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। प्रश्न 104वां, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध है। पहला ऑप्शन, दोनों स्वतंत्र है। दूसरा, दोनों परस्पर क्रिया करते। तीसरा, केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण। चौथा, केवल वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों परस्पर क्रिया करते और दोनों आपस में संबंधित है। प्रश्न 105वां, विकास का कौन सा पक्ष बच्चे की भावनाओं से संबंधित है? पहला ऑप्शन, शारीरिक। दूसरा, संवेगात्मक। तीसरा, भाषाई। और चौथा, नैतिक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक जो रहता है वो भावनाओं से संबंधित रहता है। प्रश्न 106, सामाजिक विकास का अर्थ क्या? पहला ऑप्शन, वजन बढ़ना। दूसरा ऑप्शन, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन, केवल भाषा सीखना। और चौथा ऑप्शन, केवल गणित सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना सामाजिक विकास का अर्थ होता है। प्रश्न 107वां, बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे प्रारंभिक प्रभाव किसका होता है? पहला ऑप्शन, परिवार का। दूसरा, बाजार का। तीसरा, परीक्षा का। और चौथा, पुस्तकालय का। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा परिवार का। प्रश्न 108वां, बालक के विकास को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, केवल परीक्षा परिणाम देखना चाहिए। दूसरा, बालक की व्यक्तिगत व्यवस्था को समझना चाहिए। तीसरा, सभी बच्चों एक जैसा सम्मानना चाहिए। और चौथा, केवल पाठ पुस्तक देखनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ये आएगा, बालक की व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। प्रश्न 109वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बच्चा, पहला ऑप्शन, निष्क्रिय होता है। दूसरा, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा, केवल शिक्षक पर निर्भर करता है। और चौथा, केवल अनुकरण करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न 110वां, पियाजे के अनुसार स्कीमा का संबंध किससे? पहला ऑप्शन, मानसिक संरचना से। दूसरा, शारीरिक व्यायाम से। और तीसरा, भाषा दोष से। और चौथा, मूल्यांकन से। तो इसका जो राइट आंसर है, मानसिक संरचना से। यानी कि स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जो भी ज्ञान व्यक्ति के पास रहता है उसको बोलते हैं स्कीमा, या फिर जो भी जानकारी रहती है उसको बोलते हैं स्कीमा। और ये शब्द दिया जीन पियाजे सर ने। प्रश्न 111वां, नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल करना कहलाता। पहला ऑप्शन, समायोजन। दूसरा, आत्मसातीकरण। तीसरा, परिपक्वता। और चौथा, पुनर्बलन। तो जो भी नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल करना कहलाता है आत्मसातीकरण। यानी कि प्रश्न 12वां, जब बच्चा नई जानकारी के अनुसार अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है तो उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन, आत्मसातीकरण। दूसरा, समायोजन। तीसरा, अनुकरण। चौथा, अभिप्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर है, समायोजन कहलाता है। प्रश्न 13वां, पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद की अवस्था। पहला ऑप्शन, संवेदीगामक। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा, मूल संक्रांत। चौथा, औपचारिक। तो इसका जो राइट आंसर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। प्रश्न 114वां, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक बेहतर ढंग से समझ सकता। पहला ऑप्शन, केवल काल्पनिक बातों को। दूसरा, ठोस वस्तु एवं घटना संबंधित तर्क। तीसरा, केवल अमूर्त सिद्धांत। और चौथा, केवल भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आएगा, ठोस वस्तु और घटना संबंधित तर्क कर सकता है। प्रश्न 115, वाइगोस्की ने बाल विकास के किस विशेष
को महत्व दिया? पहला ऑप्शन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को, दूसरा केवल जैविक परिपक्वता को, तीसरा केवल परीक्षा को और चौथा केवल पुरस्कार को। तो इसका जो राइट आंसर है सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत वाइगोत्स्की साहब ने दिया और उन्होंने बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक तरफ से सीखते हैं बच्चे। प्रश्न 116 निकटस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन वाइगोत्स्की, दूसरा स्किनर, तीसरा थर्नडाइक और चौथा कोहलरबर्ग। तो निकटता का जो विकास का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की साहब ने दिया, इसको बोलते हैं जीपीडी। जीपीडी का पूरा नाम होता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जीपीडी जो होता है निकट तक विकास का जो सिद्धांत होता है उसमें जो विद्यार्थी रहता है उसको बिना किसी सहायता के वो अपना काम स्वयं कर लेता है, इसको बोलते हैं निकटतम विकास का सिद्धांत। ये दिया वाइगोत्स्की साहब ने। प्रश्न 117 इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या? पहला ऑप्शन स्थायी रूप से बच्चों का काम करना, दूसरा सीखने में अस्थायी सहायता करना, तीसरा बच्चों को दंड देना, चौथा गृह कार्य देना। तो इसका जो राइट आंसर है सीखने में अस्थायी सहायता देना, यानी कि जैसे मान लो कोई सा बच्चा है, अस्थायी रूप से यदि बच्चों को हम सहायता करते हैं तो उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। प्रश्न 118 सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे मुक्ता विकसित होता है? पहला ऑप्शन सीखना और भाषा, दूसरा केवल शारीरिक शक्ति, तीसरा केवल स्मृति, चौथा अनुशासन। इसका जो राइट आंसर है सीखना एवं भाषा। जो बच्चे रहते हैं वो समाज से अंतःक्रिया कर से भाषा का विकास करते हैं और अब सीखते भी है। प्रश्न 119 कोहलरबर्ग का सिद्धांत किसे पहला ऑप्शन नैतिक विकास से, दूसरा भाषाई विकास से, तीसरा शारीरिक विकास और चौथा बुद्धि परीक्षण। तो कोहलरबर्ग साहब ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जो बच्चा रहता है वो नैतिकता के आधार पर सीखता है, अच्छे और बुरे के आधार पर सीखता है। प्रश्न 120 नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? पहला ऑप्शन सामाजिक अनुभव, दूसरा केवल अनुवांशिकता और तीसरा केवल भोजन और चौथा अल्पायु। तो इसका जो राइट आंसर है ये रहेगा सामाजिक अनुभव। यदि सामाजिक अनुभव अच्छा रहेगा तो नैतिक विकास में वो अच्छा मानेगा और यदि खराब रहेगा तो उसको खराब मानेगा। प्रश्न 121 अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन केवल याद करना, दूसरा अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तीसरा केवल परीक्षा देना और चौथा केवल अनुकरण। तो इसका जो राइट आंसर है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। प्रश्न 122 थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम बताता है कि? पहला ऑप्शन संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ती है, दूसरा सभी व्यवहार जन्मजात होते, तीसरा दंड से सीखने का अधिकार आधार है और चौथा सीखना असंभव। तो इसका जो राइट आंसर है संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ती है। प्रश्न 123 शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध किससे? पहला ऑप्शन पावलोव, दूसरा स्किनर, तीसरा बंडूरा और चौथा गॉर्डनर। तो इसका जो राइट आंसर है पावलोव साहब ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। प्रश्न 112 क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का संबंध किससे? पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा पियाजे, तीसरा कोहलरबर्ग और चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर है स्किनर साहब ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। प्रश्न 125 पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन व्यवहार की संभावना बढ़ाना, दूसरा बच्चे को डराना, तीसरा सीखना रोकना और चौथा खेल परीक्षा। इसका जो राइट आंसर है व्यवहार की संभावना बढ़ाना, यानी कि पुनर्बलन जो होता है बच्चों को सिखाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। प्रश्न 126 नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या? पहला ऑप्शन बच्चे को दंड देना, दूसरा अप्रिय उत्तेजना को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाना, तीसरा पुरस्कार देना, चौथा सीखना। तो इसका जो नकारात्मक पुनर्बलन होगा अप्रिय उत्तेजना को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाना। प्रश्न 127 बंडूरा के अनुसार बच्चे सीखते पहला केवल प्रत्यक्ष अनुभव से, दूसरा दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके, तीसरा केवल दंड से और चौथा केवल पुस्तक से। तो इसका जो राइट आंसर है एल्बर्ट बंडूरा ने दूसरे को देखकर उनका अनुकरण करके बच्चे सीखते, यानी कि बच्चे जो रहते हैं नकल करके सीखते, देखकर सीखते, अवलोकन करके सीखते हैं। प्रश्न 128 प्रेक्षणात्मक अधिगम का संबंध किससे? पहला ऑप्शन बंडूरा, दूसरा पावलरबर्ग, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा कोहलरबर्ग। तो प्रेक्षणात्मक जो अधिगम है वो दिया एल्बर्ट बंडूरा ने। बंडूरा साहब ने जो है बच्चों को देखकर, सुनकर, अवलोकन करके और प्रेक्षणात्मक अधिगम से सीखते हैं बच्चे।
प्रश्न 129 अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, पहला ऑप्शन कॉलर साहब, दूसरा स्किनर, तीसरा पाउलर, चौथा गॉर्डनर। इसका जो राइट आंसर है कॉलर साहब को अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जनक कहा गया है। प्रश्न 130वां बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी क्या है? पहला ऑप्शन सक्रिय सहभागिता, दूसरा भय, तीसरा केवल रटना और चौथा केवल दंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सक्रिय सहभागिता। यदि बच्चों को हम सक्रिय रखेंगे और उनको एक्टिव रखेंगे तो आसानी से उनकी क्षमता बढ़ेगी। प्रश्न 131 प्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या? पहला ऑप्शन लक्ष्य को व्यवहार में निर्देशित करना, दूसरा सीखने को रोकना, तीसरा स्मृति समाप्त करना, चौथा केवल परीक्षा लेना। तो प्रेरणा जो रहती है मुख्य रूप से लक्ष्य की और व्यवहार को निर्देशित करती है, यानी कि प्रेरणा जो रहती है किसी भी चीज़ को सीखने की गति को बढ़ाती है। प्रश्न 132 आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन पुरस्कार के लिए पढ़ना, दूसरा रुचि के कारण पढ़ना, तीसरा डर से बचने के लिए पढ़ना, चौथा अंक प्राप्त। तो इसका जो राइट आंसर है आंतरिक प्रेरणा जो रहती है बच्चे रुचि कारण यदि स्वयं पढ़े तो उसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, यानी कि बच्चा खुद से ही प्रेरित है, बच्चे अपने आनंद के लिए पढ़ रहे, अपने और अधिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। प्रश्न 133 भाव प्रेरणा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन विषय में आनंद, दूसरा जिज्ञासा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने की पढ़ना और चौथा स्वयं सीखने की इच्छा। तो भाव प्रेरणा जो रहती है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना, जो उसको बोलते हैं भाव प्रेरणा। प्रश्न 134 बालक की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को पहला ऑप्शन गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए, दूसरा केवल व्याख्यान देना चाहिए, तीसरा दंड देना चाहिए, चौथा गृहकार। तो इसका जो राइट आंसर है गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए। प्रश्न 135 व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या? पहला ऑप्शन केवल वंशानुक्रम, दूसरा केवल वातावरण और तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया और चौथा केवल विद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता रहती है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से। प्रश्न 136 कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन एक ही विधि अपनानी चाहिए, दूसरा विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा कमजोर बच्चों को छोड़ देना चाहिए और चौथा केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 137 बुद्धि का पारंपरिक अर्थ मुक्ता होता है। पहला ऑप्शन समस्या समाधान एवं तर्क क्षमता, दूसरा केवल स्मृति और तीसरा ऑप्शन केवल शारीरिक शक्ति और चौथा केवल भाषा। तो इसका है समस्या समाधान एवं तर्क क्षमता जो बुद्धि का पारंपरिक अर्थ होता है। प्रश्न 138 भावबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा थर्नडाइक। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया भावबुद्धि सिद्धांत। इनके अनुसार जो बुद्धि होती है अनेक प्रकार की होती है। प्रश्न 139 भाषाई बुद्धि का उदाहरण। पहला ऑप्शन शब्दों का प्रभावी प्रयोग, दूसरा शरीर का संतुलन, तीसरा संगीत पहचान और चौथा दिशा पहचानना। इसका राइट आंसर शब्दों का प्रभावी प्रयोग जो रहता है वो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है, यानी कि भाषा को आपको बहुत अच्छा ज्ञान वो कहलाता है भाषाई बुद्धि। प्रश्न 140 तार्किक गणितीय बुद्धि में प्रमुख है। पहला ऑप्शन तर्क एवं समस्या समाधान, दूसरा चित्र बनाना, तीसरा संगीत सुनना और चौथा शारीरिक कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है तर्क एवं समस्या समाधान कौशल तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आता है। प्रश्न 141 समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या? पहला सभी बच्चों को साथ सिखाने का अवसर देना, दूसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करना, तीसरा केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना और डी ऑप्शन केवल समान बच्चों को पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर देना, यानी कि एक ही क्लास में सभी प्रकार के आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना और एक साथ पढ़ाना नहीं कहलाती समावेशी शिक्षा। प्रश्न 142 समावेशी कक्षा में शिक्षक को चाहिए। पहला ऑप्शन शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन बना करना, दूसरा बच्चों को अलग करना और सी केवल एक विधि अपनाना और डी कमजोर बच्चों को नजर देना। तो इसका जो राइट आंसर है शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन करना, यानी कि मतलब शिक्षक को सभी को अलग अलग शिक्षण विधि का उपयोग करके पढ़ाना, इसको बोलते हैं समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका। प्रश्न 143 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला सहानुभूति एवं सहयोगात्मक, दूसरा उपेक्षापूर्ण, तीसरा दंडात्मक और चौथा भेदभावपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक। प्रश्न 144 डिसलेक्सिया मुक्ता किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन पढ़ने में कठिनाई, दूसरा गणना में कठिनाई, तीसरा चलने में कठिनाई, चौथा सुनने में। तो इसका जो राइट आंसर है ये पढ़ने में कठिनाई है, यानी कि अपन जो लक्ष्य साबुन रहते उसको लेक्सिया बोलते हैं, उससे हम ऐसे याद कर सकते हैं लक्ष्य को लेक्सिया पढ़ रहे हैं, यानी कि डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में कठिनाई।
प्रश्न 145 डिस्ग्राफिया संबंधित। पहला ऑप्शन लिखने में कठिनाई, दूसरा पढ़ने में कठिनाई, तीसरा गणित में कठिनाई, चौथा बोलने में कठिनाई। तो आपको पता है जब भी टीचर हमको ग्राफ देता तो हम क्या करते हैं, उसमें ग्राफ बनाते लिख कर बनाते, तो लिखने में कठिनाई इसको बोलते डिस्ग्राफिया। प्रश्न 146 डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन गणित या अधिगम में कठिनाई, दूसरा लिखने में कठिनाई, तीसरा पढ़ने में कठिनाई, चौथा सुनने में। तो इसका जो राइट आंसर है गणित या अधिगम कठिनाई। जब भी हम गणित के सवाल करते हैं तो हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं डिसकैलकुलिया गणित में अधिगम में कठिनाई। प्रश्न 147 प्रतिभाशाली बच्चे के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन श्रमबद्ध एवं चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ, दूसरा केवल आसान प्रश्न, तीसरा उसे खाली बैठाना और चौथा आंतरिक दंड। तो इसका जो राइट आंसर है श्रमबद्ध एवं चुनौतीपूर्ण गतिविधि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 148 धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को। पहला ऑप्शन आंतरिक समय एवं सहायता देनी चाहिए, दूसरा दंड देना चाहिए, तीसरा अलग कर देना चाहिए, चौथा पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आंतरिक समय एवं सहायता देनी चाहिए। प्रश्न 149 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन सीखने में सुधार, दूसरा केवल रैंक देना, तीसरा केवल असफल घोषित करना और चौथा डर पैदा करना। तो इसका जो राइट आंसर है सीखने में सुधार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 150 निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। पहला ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, दूसरा केवल वर्ष के अंत में, तीसरा केवल प्रवेश के दौरान और चौथा केवल विद्यालय को छोड़ते समय। तो निर्माणात्मक अधिगम किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। जब भी हम पढ़ाते तो तुरंत पूछते बच्चे से उसके बाद, तो उसको बोलते निर्माणात्मक। प्रश्न 151 निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या। पहला ऑप्शन सीखने की कठिनाई की पहचान, दूसरा केवल प्रमाण पत्र देना, तीसरा केवल रैंक बनाना और चौथा केवल उपस्थिति देखना। तो इसका जो राइट आंसर निदानात्मक मूल्यांकन सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, यानी कि जो भी शिक्षार्थी में कमी है उसका पता लगाने के लिए हम निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते। प्रश्न 152 उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद अधिक उपयोगी। पहला ऑप्शन कठिनाई की पहचानने के बाद, दूसरा प्रवेश से पहले और तीसरा केवल वार्षिक परीक्षा के बाद और चौथा कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कठिनाई के पहचानने के बाद, यानी कि उपचार कब करेंगे जब हमें कोई कमी दिखेगी या फिर, तो ऐसे हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे। प्रश्न 153 पोर्टफोलियो है। पहला ऑप्शन विद्यार्थी कार्यों का व्यवस्थित संग्रह, दूसरा केवल परीक्षा पात्र, तीसरा केवल उपस्थिति रजिस्टर और चौथा केवल गृहकार्य। तो इसका जो राइट आंसर है विद्यार्थी कार्यों का व्यवस्थित संग्रह, यानी कि पोर्टफोलियो जो होता है विद्यार्थी का रिकॉर्ड रहता है, इसमें कौन सी कमी है, किस पर काम करना है और इसमें इसकी मतलब सीखने की गति क्या है, इस टाइप से। प्रश्न 154 सततता मूल्यांकन का अर्थ है। पहला ऑप्शन नियमित रूप से प्रगति आकलन, दूसरा केवल अंतिम परीक्षा, तीसरा केवल मानसिक परीक्षा और चौथा केवल मौखिक परीक्षा। तो सततता मूल्यांकन का अर्थ होता है नियमित रूप से प्रगति का आकलन। प्रश्न 155 अच्छे मूल्यांकन की व्यवस्था। पहला ऑप्शन विश्वसनीयता एवं वैधता, दूसरा पक्षपात, तीसरा स्पष्ट और चौथा कठिन प्रश्न। तो अच्छे मूल्यांकन क्या रहती है, विश्वसनीयता एवं वैधता। कैसे, जैसे मान लो 3 टीचर है, अब एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं, यदि तीनों टीचरों ने सेम नंबर दिए तो इसका मतलब होता है विश्वसनीयता एवं वैधता। प्रश्न 156 यदि किसी भी बच्चे के अंक कम आते हैं तो शिक्षक को क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कठिनाई के कारण पहचान करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन उसे दंड देना चाहिए, तीसरा उसे कमजोर घोषित करना चाहिए, चौथा उसे कक्षा से बाहर करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है कठिनाई के कारण उसकी पहचान करनी चाहिए। प्रश्न 157 बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। पहला ऑप्शन मार्गदर्शक एवं सुविधादाता, दूसरा ऑप्शन केवल व्याख्याता, तीसरा ऑप्शन नियंत्रक और चौथा दंडकारी। तो इसका जो राइट आंसर है मार्गदर्शक एवं सुविधादाता। प्रश्न 158 बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। पहला ऑप्शन सक्रिय भागीदार होते, दूसरा ऑप्शन निष्क्रिय श्रोता होते, तीसरा केवल लिखते और चौथा केवल सुनते। इसका जो राइट आंसर है सक्रिय भागीदार होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षक रहता है वो रहता है मार्गदर्शक एवं सुविधादाता, और जो पूरी शिक्षा रहती है बाल केंद्रित शिक्षा रहती है। प्रश्न 159 रचनावादी शिक्षण में शिक्षक। पहला ऑप्शन बच्चों के पूर्व ज्ञान को महत्व देता, दूसरा केवल उत्तर बताता, तीसरा बच्चों को प्रश्न पूछना सीखता और चौथा केवल रटने से जोड़ देता है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों के पूर्व ज्ञान को महत्व देता है रचनावादी शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक। प्रश्न 160 पूर्व ज्ञान का उपयोग करना का लाभ। पहला ऑप्शन नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना, दूसरा सीखने कठिन करना, तीसरा स्मृति घटाना और चौथा जिज्ञासा समाप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना पूर्व ज्ञान का महत्वपूर्ण लाभ है। प्रश्न 161 बच्चों की गलतियों को
माना जाना चाहिए? पहला ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा, दूसरा अपराध, तीसरा अनुशासनहीनता, चौथा बुद्धि की कमी। तो बच्चे की जो गलती रहती है वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, मतलब यदि गलती करे बच्चे सीख रहे हैं। प्रश्न 162, कक्षा में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम उद्देश्य, पहला चिंतन को बढ़ावा देना, दूसरा डर पैदा करना, तीसरा संवेदना और चौथा अंक देना। तो इसका जो राइट आंसर है चिंतन को बढ़ावा देना। प्रश्न 163, उच्च स्तरीय प्रश्न का उदाहरण है, पहला इसका प्रभाव का कारण क्या हो सकता है, दूसरा इसका नाम क्या है, तीसरा इसे पढ़ो और चौथा इसे लिखो। तो उच्च स्तरीय प्रश्न होता है, इसका कारण क्या हो सकता है। प्रश्न 164, समस्या समाधान पर आधारित शिक्षण क्या है, पहला विद्यार्थी समस्या समाधान खोजने में सक्रिय रहता है, दूसरा शिक्षक ही पूरा समाधान बताता है, तीसरा केवल उत्तर अटवाता है और चौथा केवल परीक्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर समस्या समाधान का मुख्य विधि होता है, विद्यार्थी समस्या समाधान खोजने के सक्रिय रहता है। प्रश्न 165, सहयोगात्मक अधिगम में पहला ऑप्शन विद्यार्थी समूह मिलकर सीखते, दूसरा विद्यार्थी अकेले सीखते, तीसरा केवल शिक्षक बोलता है और चौथा केवल पुस्तकें पढ़ी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर सहयोगात्मक विद्यार्थी समूह मिलाकर सीखते। प्रश्न 166, सहपाठी अधिगम का अर्थ क्या है, पहला ऑप्शन विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता सीखते, दूसरा केवल शिक्षक से सीखना, तीसरा केवल माता पिता सीखना और चौथा केवल पुस्तक से। तो इसका जो राइट आंसर है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता से सीखते, उसको बोलते हैं सहपाठी अधिगम। प्रश्न 167, भाषाई विकास के लिए सबसे अच्छा वातावरण क्या, पहला ऑप्शन समृद्ध संवादात्मक वातावरण, दूसरा मौन वातावरण, तीसरा केवल लिखित अभ्यास और चौथा केवल रटना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, समृद्ध संवादात्मक वातावरण भाषाई विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न 168, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को पहला ऑप्शन सीखने के साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, दूसरा प्रतिबंधित करना चाहिए, तीसरा दंडित करना, चौथा न जानता। इसका राइट आंसर है सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 169, सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या है, पहला ऑप्शन मौलिकता, दूसरा नकल करना, तीसरा रटना और चौथा अनुकरण मात्र। तो इसका जो राइट आंसर है मौलिकता जो रहती है सृजनात्मकता का, यानी कि एक ही काम को अलग अलग तरीके से करना, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता। प्रश्न 170, बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए पहला ऑप्शन खुले और प्रयोग के अवसर देना चाहिए, दूसरा केवल निश्चित उत्तर देना चाहिए, तीसरा गलतियों पर दंड देना और चौथा प्रश्न पूछने से रोकना। तो इसका जो राइट आंसर सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए खुले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न और प्रयोग के अवसर देना चाहिए। प्रश्न 171, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है, पहला ऑप्शन भावना को समझना और नियंत्रित करने की क्षमता, दूसरा केवल गणितीय क्षमता, तीसरा केवल स्मृति, चौथा केवल भाषाई ज्ञान। तो भावनात्मक अधिगम जो रहता है वो भाषा को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। प्रश्न 172, आत्म सम्मान बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन बच्चे के प्रयासों को सराहना करनी चाहिए, दूसरा सार्वजनिक रूप से अपमान करना चाहिए, तीसरा लगातार तुलना करनी चाहिए और चौथा दंड देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। प्रश्न 173, बच्चों की आपस में तुलना, पहला ऑप्शन हमेशा आवश्यक है, दूसरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती, तीसरा सीखने का एकमात्र, चौथा आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों की तुलना करना नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। प्रश्न 174, समूह कार्य मुक्ता विकसित होता है, पहला ऑप्शन सहयोग एवं सामाजिक कौशल, दूसरा केवल स्मृति, तीसरा केवल लेखन और चौथा केवल अनुशासन। तो इसका जो राइट आंसर समूह का कार्य सहयोग एवं सामाजिक कौशल को विकसित करते हैं। प्रश्न 175, खेल आधारित शिक्षण में विशेष रूप से उपयोगी, पहला ऑप्शन बच्चों को आनंदपूर्वक सक्रिय होकर सीखते, दूसरा इसमें कोई सीखना नहीं होता है, तीसरा है केवल समय नष्ट करना और चौथा है केवल मनोरंजन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चे आनंदपूर्वक सक्रिय होकर सीखते हैं। प्रश्न 176, बालक की जिज्ञासा को शिक्षक को पहला ऑप्शन प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा रोकना चाहिए, तीसरा दंडित करना, चौथा न जानना चाहिए। तो इसको राइट आंसर है प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। प्रश्न 177, सीखने में सकारात्मक प्रतिक्रिया क्या, पहला सुधार की दिशा को बताती है, दूसरा बच्चे को डराती है, तीसरा सीखने को रोकती है और चौथा केवल अंक बताती है। इसको राइट आंसर सुधार की दिशा बताती है। प्रश्न 178, प्रभावी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, पहला ऑप्शन समय पर और विशिष्ट, दूसरा अस्पष्ट, तीसरा अपमानजनक, चौथा बहुत देर से। इसका समय पर और विशिष्ट।
प्रश्न 179 अच्छे शिक्षक की पहचान। पहला ऑप्शन वह बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझता है, दूसरा यह वह केवल परीक्षा पर ध्यान देता है, तीसरा वह केवल तेज पढ़ाता है और चौथा वह गलतियों पर दंड देता है। तो इसका जो राइट आंसर है अच्छे शिक्षक जो रहते हैं वो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी समझते। प्रश्न 180 लोकतांत्रिक कक्षा में। पहला ऑप्शन बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, दूसरा केवल शिक्षक बोलता है, तीसरा प्रश्न पूछना प्रतिबंधित होता है और चौथा केवल परीक्षा होती है। तो बच्चों को अपनी बात रखने के फुल अवसर मिलते। प्रश्न 181 सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य। पहला ऑप्शन आत्म अनुशासन विकसित करना, दूसरा भय उत्पन्न करना, तीसरा दंड देना, चौथा बच्चों को चुप कराना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, आत्म अनुशासन विकसित करना सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य है। प्रश्न 182 कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के सबसे उचित है। पहला ऑप्शन स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण, दूसरा कठोर दंड, तीसरा अपमान और चौथा डर। तो इसका जो राइट आंसर है स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण। प्रश्न 183 बच्चे की रुचि जानने के लिए उपयोगी विधि। पहला ऑप्शन अवलोकन एवं बातचीत, दूसरा केवल परीक्षा, तीसरा केवल अंक और चौथा केवल उपस्थिति। तो बच्चों की रुचि जानने के लिए अवलोकन और बातचीत का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 184 अवलोकन विधि में शिक्षक। पहला ऑप्शन व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखता है, दूसरा केवल अंक देता है, सी ऑप्शन केवल प्रश्न पत्र बनाता है, डी केवल गृहकार। तो इसका जो राइट आंसर है अवलोकन विधि व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखता है। अवलोकन का मतलब होता है देखना। प्रश्न 185 सीखने में पूर्व अनुभव का महत्व। क्योंकि पहला ऑप्शन बच्चे नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ता है, दूसरा पुराना अनुभव हमेशा बाधा होता है, तीसरा उसका कोई महत्व नहीं और चौथा केवल परीक्षा में काम। इसका जो राइट आंसर है बच्चे नए अनुभव को पुराने अनुभव को जोड़कर सीखता है। प्रश्न 186 अनुभवात्मक अधिगम में विद्यार्थी। पहला ऑप्शन अनुभव करके सीखता है, दूसरा केवल सुनता है और सी केवल रटता है और डी केवल परीक्षा देता है। उसका जो राइट आंसर है अनुभव करके सीखता है। प्रश्न 187 गतिविधि आधारित शिक्षण में। पहला ऑप्शन करके सीखना प्रमुख, दूसरा केवल व्याख्यान प्रमुख, सी केवल रटना और डी केवल परीक्षा प्रमुख। तो इसका जो राइट आंसर करके सीखना गतिविधि पर आधारित शिक्षण है। प्रश्न 188 खोज अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। पहला मार्गदर्शक के रूप में, दूसरा केवल उत्तर बताने के लिए, तीसरा दंडाधिकारी और चौथा निष्क्रिय दर्शक के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है मार्गदर्शक के रूप में। प्रश्न 189 सीखने की कठिनाई वाले बच्चे के लिए उचित कदम होता है। पहला निदान करके उपचारात्मक सहायता देना, दूसरा उसे दोष देना, तीसरा उसे कक्षा से निकालना और चौथा उसे नज़रअंदाज करना। इसका जो राइट आंसर है निदान करके उपचारात्मक सहयोग देना। प्रश्न 190 यदि बच्चा बार बार एक ही गलती करता तो शिक्षक को। पहला ऑप्शन गलती कारण विश्लेषण करना चाहिए, दूसरा उसे दंड देना चाहिए, तीसरा उसे कमज़ोर घोषित करना चाहिए और चौथा उसे बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है गलती के कारण विश्लेषण करना चाहिए। प्रश्न 191 बालक के विकास में परिवार का महत्व। क्योंकि पहला ऑप्शन परिवार प्रारंभिक सामाजिक एवं भावनात्मक वातावरण देता है, दूसरा परिवार केवल भोजन देता है, तीसरा परिवार का कोई प्रभाव नहीं, चौथा केवल विद्यालय महत्वपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है परिवार प्रारंभिक सामाजिक और भावनात्मक वातावरण देता है। प्रश्न 192 विद्यालय में बच्चे के विकास में। पहला ऑप्शन सामाजिक संज्ञानात्मक और भावात्मक अवसर प्रदान करता है, दूसरा केवल परीक्षा लेता है, तीसरा केवल अनुशासन सिखाता है और चौथा केवल गृहकार्य देता है। तो विद्यालय जो देता है वो सामाजिक संज्ञानात्मक भावनात्मक संवेगात्मक और सभी प्रकार के विकास में विद्यालय महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 193 बालक के विकास में आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन विभिन्न स्रोतों में विधियों का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर रहना चाहिए, सी केवल अंक देखना चाहिए, डी केवल उपस्थिति देख। तो इसका जो राइट आंसर है विभिन्न स्रोतों एवं गतियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 194 मूल्यांकन में पक्षपात बचने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला वस्तुनिष्ठ एवं विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा केवल व्यक्तिगत पसंद देखनी चाहिए, तीसरा बच्चों की तुलना करनी चाहिए, चौथा केवल मौखिक परीक्षा लेनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है मूल्यांकन पक्षपात वस्तुनिष्ठ एवं विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 195 सीखने की प्रक्रिया में असफलता को। पहला ऑप्शन सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए, दूसरा अंतिम परिणाम को मानना चाहिए, तीसरा बच्चे की बुद्धि कमी मानना चाहिए, चौथा दंड का आधार बनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। प्रश्न 196 बालक की स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए। पहला ऑप्शन खुले
और चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, केवल रटने पर जोर देना चाहिए। तीसरा, प्रश्न पूछने को रोकना चाहिए। और चौथा, केवल पुस्तक पर अंतिम स्वीकार। तो इसका जो राइट आंसर, खुले प्रश्न और चर्चा करानी चाहिए स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए। प्रश्न 197, एक समावेशी शिक्षक में पहला ऑप्शन सभी बच्चों की क्षमता एवं आवश्यकता के सम्मान करता है। दूसरा, बच्चों को भेदभाव करता है। तीसरा, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देता है। और चौथा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, समावेशी शिक्षक जो रहता है वो सभी बच्चों की क्षमता और आवश्यकताओं को सम्मान करता है। प्रश्न 198, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन बच्चों को समझना। दूसरा, केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना। तीसरा, केवल परीक्षा परिणाम देना। और चौथा, केवल अनुशासन। बच्चों को समझना शिक्षक साथ में शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 199, प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? पहला, विद्यार्थी अर्थपूर्ण ढंग से सीख रहा है। दूसरा, कम कक्षा में पूर्ण शांति। तीसरा, बहुत अधिक गृहकार्य दिया जा रहा है। और चौथा, शिक्षक लगातार बोझ रहा है। इसका राइट आंसर, विद्यार्थी अर्थपूर्ण ढंग से सीख रहा है। प्रश्न 200, एमपीटेड वर्ग 3 बाल विकास शिक्षण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, बालक की प्रकृति समझकर प्रभावी शिक्षण करना। दूसरा, केवल प्रश्न याद कराना। और तीसरा, केवल परीक्षा पास कराना। चौथा, केवल। उसका जो राइट आंसर है, एमपीटेड वर्ग 3 बाल विकास शिक्षण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है बालक की प्रकृति और समझकर प्रभावी शिक्षण करना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत के लिए, आपके लिए और अपनी माँ के लिए। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर माई वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।